इसके साथ ही आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है। और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है, जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था। और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफ़ी चुनावी लाभ भी उठाया है।
और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे नकली पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सत्ता में आ जाने का ये परिणाम है कि अभी भी पूरे देश में यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों में भी खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित लाखों स्थायी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक भी भर्ती नहीं करके फिर ऐसे नकली लोगों द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है और इनमें अब काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अब ऐसे में इन लोगों को इस चुनाव में या असली व नकली की पहचान करना व उनसे सावधानी बरतना आदि भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब इन्हें ऐसे नकली लोगों से और भी ज़्यादा धोखा खाते रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनका असली नेता व असली हितैषी गठबंधन को ही कामयाब बनाना है। और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी भी अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी, जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में ज़बरदस्ती देश व आमजन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ गरीबों, मजलूमों, किसानों, बेरोजगारों आदि के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे
चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने ज़मीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का ही पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो क्या कहा था, उन्होंने पूरे देश की जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए और सबसे बड़ा चुनावी वायदा ये था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो पावर में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको वापस लाकर केंद्र में सत्ता के में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही उसको वापस लाकर फिर पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति को, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तो आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ये किन्होंने कहा था? ये श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैं मैनपुरी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या पूरे 5 साल में किसी को भी 15 लाख या 20 लाख रुपए मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं मिले हैं। सपने तो बहुत दिखाए थे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को खास तौर से चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां आप लोगों के वोटों को लेने के लिए वो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे ये लोग पार्टियां करेंगी। आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी कतई नहीं आना है। और आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। फिर ये पार्टी सत्ता से बाहर चली गई और दूसरी पार्टियां केंद्र की सत्ता में आ गई। और अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घूम घूम के खासकर गरीब लोगों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आती है तो आप लोगों को ये थोड़ी सी आर्थिक मदद नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आप लोगों को हम जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग स्थायी नौकरी के साधन देंगे, आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के वायदे करेंगी, लेकिन आप लोगों को